वेलकम सभी को। तो जैसा आप सबको पता है कि मेंस का जो सेशन 1 है उसके 2 शिफ्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं। जो मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट है 22 जैन के वो ख़त्म हो चुके हैं। और जितना मैंने सुना है कि पेपर ठीक ठाक ही था, जैसा लास्ट ईयर आया था ऑलमोस्ट सेम लेवल के पेपर थे, कुछ ऐसा धमाका नहीं हुआ पेपर में, ठीक ठाक पेपर था। ठीक है, तो शिफ्ट 1 का जो पेपर है मैं वो डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो पे। मैंने अब तक पेपर देखा नहीं है वैसे, क्योंकि सुबह से क्लासेस ही थे। तो जितना मैंने बच्चों से पूछा है कि वो बोल रहे कि पेपर मॉडरेट लेवल का था। एक बार जब मैं देख लूँगा मुझे अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे पेपर है। तो स्पेशली मैं ये बोलना चाहूँगी, ये वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग आगे एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हो, जो ऑलरेडी अपेयर हो चुके हो। वो लोग देख सकते हो इस वीडियो को, बट ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मैच नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मेमोरी बेस्ड पेपर है ये। तो एग्जैक्टली डेटा मैच नहीं करेगा, तो आप लोग क्वेश्चन के साथ अपना अपना आंसर कैलकुलेट मत करना, मतलब या फिर अपना स्कोर कैलकुलेट मत करना, मैच नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चंस में कुछ डिफरेंसेस है तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे चेंजेस ये होंगे। ठीक है, बट रफली मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो कि आगे अपेयर होने वाले हो एग्जाम्स में, क्योंकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जस्ट बिकॉज इस पेपर में कुछ पैटर्न्स फॉलो हुए हैं डज नॉट मीन कि सेम पैटर्न्स आपके एग्जाम्स में फॉलो होने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एंटायरली डिफरेंट पेपर आ सकता है। मान लो इस पेपर में 12th के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, तो हो सकता है कि आपके पेपर में 11th के क्वेश्चन ज़्यादा आ जाए, या फिर इस पेपर में सपोज ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ज़्यादा है तो हो सकता है आपके पेपर में इनऑर्गेनिक के ज़्यादा आ जाए। तो वो डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो आप ऐसा मत मान के चलो कि हाँ ऐसा ही एग्जैक्टली पेपर आएगा, नहीं होगा ऐसा। ठीक है, चेंजेस होंगे पेपर में, तो स्टिल आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे किस लेवल पे इस बार एनटीए ने एग्ज़ाम को सेट किया है। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, और मैं इस पेपर को बहुत फास्ट सॉल्व करने का ट्राई करूँगा, फास्ट में लिख के ट्राई करूँगा। बट अगर मैं इस पेपर को खुद अटैम्प्ट करता तो क्या स्ट्रैटेजीज मैं अप्लाई करता, कैसे मैं क्वेश्चन को रीड करता, कैसे कैलकुलेशंस को ईजी करता, मैं वो सब कुछ इसमें फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने इस पेपर को देखा नहीं अब तक, तो मेरे लिए भी नया पेपर है। तो जैसे कि एक स्टूडेंट अपेयर करने वाला एक पेपर पे, सिमिलरली मैं अपेयर करने वाला उस पेपर पे। ठीक है, तो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो आपको थोड़ा बहुत दिख जाएगा इस पेपर में, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो चलो अगर मेरे पास ये पहला क्वेश्चन है तो मैं अगर क्वेश्चन खोलते ही मैं देखूंगा कि इसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, पैरेलल दिया है वो देखना, 40 म्यू दिया है। मैं देखो पूरा क्वेश्चन रीड भी नहीं कर रहा हूँ, मैं बस स्किप कर रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं मैं उनको देख रहा हूँ ताकि मेरा टाइम बच जाए। कनेक्टेड टू 100 वोल्ट पावर दिया है, सप्लाई नाउ इंटरमीडिएट स्पेस बिटवीन दिस, डायलेक्ट्रिक में ये डायलेक्ट्रिक डाल दिया कि 2। अच्छा ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज। अच्छा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप देख लो, यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज पूछा है ना, यहाँ पे फाइनल चार्ज नहीं पूछा गया, एक्स्ट्रा पूछा गया है, वो ध्यान से करना एक बार। सेम यहाँ पे चेंज पूछा गया है, यहाँ पे ये नहीं पूछा कि फाइनल एनर्जी कितना है। ठीक है, तो मोटा मोटा सवाल, ये कैपेसिटर दिया है उसमें एक डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दिया है, तो उसमें फाइनल चार्ज क्या होगा, फाइनल एनर्जी क्या होगा, इनिशियल से माइनस करेंगे तो चेंज मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो बेसिक सा सवाल है जो क्लास में कराया जाता है, कुछ ऐसे डिफरेंट हटके टाइप कुछ सवाल नहीं है ये, सिंपल जो आपको इंसर्शन डायलेक्ट्रिक पता है तो उससे आपका सवाल ये बन जाएगा। चलो देखते हैं, एक बार फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर में ये बोला गया है कि 2 पैरेलल प्लेट्स है, उसके बीच में एक मतलब बेसिकली कैपेसिटर है, उसके बीच में हमने एक डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया, और जो वोल्टेज है वो आपका दिया गया है 100 वोल्ट ना। ठीक है, चलो क्या हो रहा है भाई। ठीक है, बैटरी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, क्वेश्चंस करते। ठीक है, 40 म्यूएफ दिया है यहाँ पे, एक सेकेंड यार, हाँ चलो शुरू करते हैं। 40 म्यूएफ दिया है। ठीक है, तो एक बार पहले इनिशियल चार्ज निकाल लेते हैं ना। तो इनिशियल चार्ज क्या होगा, क्यू आई सिंपल सा हो जाएगा कितना, सी आई इंटू वी। जितना इनिशियल कैपेसिटेंस था उतना वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो, इनिशियल कैपेसिटेंस जो होगा वो चेंज होगा क्योंकि हमने डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, बट पोटेंशियल सेम रहेगा ना। तो सी आई का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन पे, एक बार देख लो, 40 म्यू एफ विच इज़ 40 10⁻⁶। वी का वैल्यू क्या दिया है क्वेश्चन पे, एक बार देख लो 100, तो दिस कम्स आउट टू बी कितना 4 × 10⁻³ कॉलम। ठीक है, सो विच इज़ अराउंड 4 मिली कूलम ना। तो क्यू एफ देख लो एक बार, क्यू एफ में चेंजेस क्या होंगे, बस सी एफ एक्स्ट्रा आ जाएगा ना। और हमें पता भी है कि अगर हम एक डायलेक्ट्रिक को इंसर्ट करते कैपेसिटेंस में, कैपेसिटर में, तो उसका कैपेसिटेंस के टाइम्स हो जाता है ना। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, के टाइम्स ऑफ सी आई इंटू वी। सी आई वी का वैल्यू हमें पता है, के का वैल्यू 2 पुट कर दो आप, तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, आंसर नहीं बेसिकली फाइनल ना,
हमेशा एक बार ध्यान रखना यार, जैसे ही आंसर आ जाए ना एक बार वापस जाके क्वेश्चन रीड करना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। ये मेरा 8 मिलीकुलम आ गया यहाँ पे आंसर, ऊपर वाला 4 मिलीकुलम है। बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे गलती करती है, यहाँ पे जैसे ही 8 मिलीकुलम आ गया वो जाके देखते हैं ऑप्शन में 8 है, आंसर मार्क करके आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे एक गलती होने की बहुत बड़ी चांस है। जब भी आपका आंसर आए हमेशा एक बार जाके क्वेश्चन वापस रीड करो। हो सकता है कि जो आपका आंसर है वो शायद आपसे पूछा ही ना गया हो, कुछ और पूछा गया हो, ठीक है। तो ये मैं अपने खुद की गलती से बोल रहा हूँ, सेम मिस्टेक मैंने एडवांस्ड में किया था। मेरे एडवांस्ड में जो मेरा आंसर आया था वो शायद पूछा ही नहीं गया था पेपर पे, वो कुछ और ही पूछा गया था। बट जैसे ही मैंने देखा ऑप्शन पे है मैं मार्क कर दिया और आगे बढ़ गया। बहुत बड़ी गलती है, ठीक है। तो जैसे आपको QF दिख गया, आप जाके देखो कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा चार्ज पूछा गया, मतलब क्वेश्चन में QF नहीं डेल्टा Q पूछा है ना। तो चलो निकाल लेते हैं। डेल्टा Q क्या हो जाएगा इसका, QF माइनस Q है ना, विच कम्स आउट टू बी 4 मिलीकुलम। आपको एक ही ऑप्शन दिखेगा उसमें, तो आप मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। बट आपकी तसल्ली के लिए मैं सेकंड पार्ट कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि एक्स्ट्रा एनर्जी कितना आ गया। तो एनर्जी का फॉर्मूला आप यूज़ करो, बट उसी यूज़ कर लो या फिर हाफ CV² यूज़ कर लो, एनीथिंग वर्क्स। तो आप EI लिख लो। EI क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाफ CI/V²। अब यहाँ पे देख लो मैं CI/VI पुट कर सकता हूँ, बट एक बार मैं देख लेता हूँ कैलकुलेशन इजी कैसे कर सकते हैं। आप CI/V कर दो ना, हो जाएगा ना। CI/V का वैल्यू आपको पता ही है, 4 मिलीकुलम है उसका, 4 10⁻³ V का वैल्यू हो जाएगा 100। तो ये आ जाएगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻1 ना, विच इज़ अराउंड कितना 0.1 जूल। चले तो चलो अब EF पे चलते हैं। EF क्या हो जाएगा, हाफ CF/V²। इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर दो, हाफ CF/V टाइम्स ऑफ V। CF/V का वैल्यू आपको पता है, ये कितना था, 4 मिलीकुलम आया था। अगर ये 8 आया था ना, सॉरी 8 आया था, ये बस इसका हाफ हो रहा है ना, बाकी सब तो सेम ही है वैल्यूज़, 100 भी सेम है। तो बस आधा कर दो इसका, आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा इसका 8 का 0.4 जूल आ जाएगा। देख लो कैलकुलेशन सिंपल है, बाकी सब कुछ सेम है, बस आधा हो रहा है ये। तो डेल्टा E क्या हो जाएगा आपका, EF माइनस EI विच कम्स आउट टू बी कितना 0.2 जूल। तो आपका एक आंसर आ गया ये, और आपका एक आंसर आ गया ये। जैसे 2 आंसर बन गए, मार्क करो आगे बढ़ो। आसान सा सवाल था, जैसे क्लास में कराया गया है वैसा ही सिंपल सा सवाल था। एक बार मैं लेबलिंग कर देता हूँ इस क्वेश्चन का फिर भी, कि कौन से पार्ट से आया है, टॉपिक क्या था, एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो आया है 12th के टॉपिक से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सवाल है। इंसर्शन वैलिट्री का है, मैं उतना प्रिसाइसली मैं लिख नहीं रहा हूँ, कुछ मिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं था, सिंपल सा ही सवाल था। इसको अगर मैं मान लूँ तो इजी के लेवल पे था, क्योंकि एकदम कॉपी का ही सवाल मान सकते हो इसको, ठीक है। डायरेक्टली फ्रॉम कॉपी था ये क्वेश्चन। तो आप अगर कॉपी भी रिवाइज कर लोगे ना, आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखे दिखे मिल जाएंगे, ठीक है। मतलब जो बच्चे ऑफलाइन में उनके लिए बोल रहा हूँ मैं। चलो आगे बढ़ जाए, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊपर से देख के, चलो दिख गया मुझे, एक वर्ड दिख गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मैकेनिक्स का सवाल है। तो ये बात एक बार देख लो यार, मैं जैसे क्वेश्चन देख रहा हूँ ना, मैं एक बार आइडेंटिफाई कर रहा हूँ कौन से टॉपिक का सवाल है, ताकि जैसे मैं स्किम करूँगा थ्रू पेपर्स मुझे एक बार दिख जाएंगे कि ये क्वेश्चन मुझे आते हैं। सपोज मैं मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग है तो मुझे दिख गया कि हाँ ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है मेरा, इसका सवाल तो बन जाएगा मुझसे, ठीक है। तो एक बार दिया है, देख लेते हैं कि डिस्क दिया है, रेडियस R दिया है और मास M दिया है। चलो ठीक है, बनाते हैं। डिस्क दिया है, रेडियस R और मास M, रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसके अबाउट ये घूम रहा है, ओके। पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, मतलब एक्सिस एरिया सेंटर को, और परपेंडिकुलर देख लेना एक बार, ठीक है। अ स्मॉल सर्कुलर पार्ट ऑफ रेडियस R/2, अच्छा कैविटी का क्वेश्चन है। अरे यार ये भी क्लास में कराया हुआ है, हद आसान पेपर पूछ रहे यार, ठीक है। चलो देखते हैं इसको, ठीक है। ये हटा दिया गया है, रिमूव्ड बोला गया है ना, मतलब कैविटी क्वेश्चन है सिंपल। तो आपको पूछा गया है कि इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार ये सेम टाइप का सवाल आप एक बार देख लोगे ना, एडवांस में पूछा गया था पहले। एडवांस में क्वेश्चन ये था कि IP/I
ओ मतलब आई ओ बाई आई पी, ऐसा कुछ सवाल था। बेसिकली इन 2 पॉइंट्स पर इसमें रेशियो पूछा गया था, ठीक है। इसके और इसके बीच में रेशियो था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकाल दो। तो ठीक है, ये मेंस है तो आधा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, आई पी निकाल लो। तो आई पी क्या हो जाएगा एक बार देख लो। पूरा अगर स्फीयर डिस्क का मास m है, तो इसका जो मास है वो आपको पता है कि एरिया से निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि m/4 आएगा, तो देख लो जिनको नहीं पता है, क्लास में कराया हुआ था ये। पूरे का मास अगर m है तो m/πr² हो गया, टोटल मास बाई टोटल एरिया। और इसका मास हमने m डैश ले लिया, जो छोटा पार्ट है ना कैविटी का, उसका m डैश, उसका रेडियस कितना है r/2 ना, तो πr²/4 हो गया। तो यहाँ से m डैश कितना आ गया तेरा m/4, चलो नहीं, तो m/4 हो गया ये। अब इसका बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट द सेंटर। तो आई पी का अगर देखें हम लोग, पहले पूरे डिस्क का देखते हैं। पूरा डिस्क का कितना होगा अबाउट आई पी, सेंटर है, सेंट्रल बन के क्या होता है mr²/2, इसका मास m था तो mr²/2 हो जाएगा इसका, माइनस। अब ये छोटा जो डिस्क है उसके अबाउट सेंटर कितना हो जाएगा mr²/4, बट m डैश लेना याद से यार, m डैश r²/4 नहीं, सॉरी 2, इसका r में चेंजेस करना होगा। r क्या होगा इसका r/2 होल स्क्वायर ना, एक बार मैं थोड़ा फ्रेश लिखता हूँ आपको दिख जाए, r/2 होल स्क्वायर, ये हो गया उसका सेंटर के अबाउट। अब हमें पता है कि ये सेंटर के अबाउट है, बट ये जो डिस्क है ना उसका सेंटर नहीं चाहिए, उसका इस डिस्क का अबाउट दिस सेंटर चाहिए, मतलब पैरेलल शिफ्ट करना होगा ना। कितने से शिफ्ट करना है हमको, r/2 से ही शिफ्ट करना है, ये डिस्टेंस भी r/2 ही है। तो चलो यार शिफ्ट करते हैं, प्लस m डैश टाइम्स ऑफ r/2 होल स्क्वायर, चलो mr²/2 माइनस m डैश r²/2 क्यूब के 8 हो जाएगा ये, माइनस m डैश r²/4 हो जाएगा ये। अब m डैश को चेंज कर दो आप, ये आ जाएगा आई थिंक 8 और ऊपर आ जाएगा 3 ना, हाँ 3, m डैश हो जाएगा तुम्हारा m/4 टाइम्स ऑफ r²। तो ये नीचे आ गया 32, तो यहाँ पे 32 पुट कर दो आप, ऊपर 16 माइनस 3 हो जाएगा 13। तो आंसर सिंपल से 13 mr²/32, मार्क करो आगे बढ़ो। कहते ही सिंपल सा सवाल था, ठीक है। 11th के जो स्टूडेंट्स हो वो भी देख सकते हो, रिसेंटली आपके क्लास में एक क्वेश्चन कराया गया हुआ था, शीट में भी था, बहुत कॉमन सा सवाल है, सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कराया था, सब लोग इस क्वेश्चन को करते हैं जनरली, ठीक है। तो ये हो जाएगा, किसी भी कोचिंग में आप हो ये क्वेश्चन तो कराया गया होगा पक्के से, अगर ये सेम क्वेश्चन पूछा गया हो तो। ये मेमोरी बेस्ड है, हो सकता है कुछ डिफरेंट सवाल भी पूछा गया हो। ये 11th से आ गया था मैकेनिक्स पोर्शन से, इजी मान के चलो इसको, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज द रेडियस ऑफ दिस व्हाइल दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन थर्ड एक्साइटेड स्टेट। अच्छा एक बार मार्क कर लो क्या क्या बोला गया है इसमें बोला गया कि ग्राउंड स्टेट है, मतलब n का वैल्यू 1 ले लो यहाँ पे, ठीक है। हाइड्रोजन एटम है, z का वैल्यू 1 ले लो यहाँ पे, ठीक है। r दिया है आपको, इलेक्ट्रॉन इन थर्ड दिया है, इसका n का वैल्यू, थर्ड एक्साइटेड है, ठीक है, n का वैल्यू 4 ले लो, ठीक है, क्योंकि थर्ड एक्साइटेड है ना। फर्स्ट एक्साइटेड क्या होता है मेरा, n का वैल्यू 2 होता है, थर्ड एक्साइटेड क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 4 हो जाएगा, एक ज़्यादा होता है। अब इसमें 8.48 टाइम्स ऑफ दिया है, रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली पूछा गया है ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट पे, ठीक है। चलो करते हैं, डी ब्रॉगली क्या हो जाएगा यार, λ1 क्या हो जाता है h/me v1 हो जाएगा इसमें, ठीक है। λ2 क्या हो जाएगा तुम्हारा h/me v2 ना। अब इसमें देख लो h/me v1, मुझे me v1 चाहिए, तो me v1 क्योंकि रेडियस दिया है ना, मैं डायरेक्टली me v1 ला सकता हूँ, किससे, mvr nh/2 से। यहाँ पे मुझे vr कैलकुलेट करने की ज़रूरत है ही नहीं, मैं डायरेक्टली mvr यूज़ कर लूँगा ना, इजी पड़ जाएगा मुझे। तो me v1r1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा nh/2, n क्या हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट नहीं ग्राउंड स्टेट है, तो 1 हो जाएगा n का वैल्यू 2 तो यहाँ से me v1 निकल गया तेरा h/2r1 ना, करेक्ट। नेक्स्ट सिमिलरली me v2r2 क्या हो जाएगा h/2, बट यहाँ पे h के साथ nh/2, n कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ से me v2 क्या आ जाएगा देख लो एक बार, 4h/2 है ना, तो 2r2 आ जाएगा ये, बस ये निकल गया। अब मुझे बस λ1/λ2 चाहिए, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से फाइनली λ1/λ2 कितना आ जाएगा, h/this ये ऊपर जाएगा ना me v2/me v1,
अब MeV2 क्या है, 4/R2 डिवाइडेड बाई 1/R1, तो आंसर कम्स आउट टू बी 4R1/R2। पुट कर दो यार वैल्यूज़, क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ 5.3 10 पर -11 डिवाइडेड बाई 8.48 10 पर -10, यहाँ से 10 पर -1 रहेगा ऊपर, तो ये आ जाएगा 21.2 डिवाइडेड बाई 84.8, करेक्ट। तो ये आ जाएगा 1/4। आई थिंक कुछ तो सवाल में लोचा है यार, क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, कुछ गलतियाँ हो सकती है। 1/4 आ रहा है ना यहाँ पे आंसर, बट ऑप्शन में 4 दिया है। आई थिंक रेशियो पूछा गया है तो ठीक है, क्योंकि 1/4 4 दोनों ऑप्शन पे नहीं है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शन तो 4 ही होगा। तो आप 4 मार्क करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। ईजी से सवाल था, बट हाँ यहाँ पे आप कैलकुलेशन में उलझ सकते थे। आपको ये क्लिक करना चाहिए कि जैसे मुझे MV का रेशियो चाहिए, MV मेरा इजीली आ जाएगा NH/2 से, क्योंकि MV R इक्वल कॉन्स्टेंट है ना, तो MV R में बस 2 ही वेरिएबल हो गया ना आपका, मोमेंटम और रेडियस। तो मोमेंटम आपसे पूछा गया है, बस रेडियस सिंगल वेरिएबल है, वो पुट कर दो, इजीली आपका मिल जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये भी मैं आपका डाल देता हूँ, 12th का टॉपिक है, मॉडरेट सा सवाल बना है। ये मॉडरेट भी नहीं बोल सकते यार, ये इजी है, बट कैलकुलेशन बेस्ड था, थोड़ा उलझ सकते हैं इसमें। तो मॉडर्न का सवाल है ये, इजी मान के आगे बढ़ लो आप। इजी है थोड़ा सा, मॉडरेट लेवल है, क्योंकि कैलकुलेशन उलझ सकते, तो एक बार लिख लो, कैलकुलेशन बेस्ड था, हो सकता है कि उलझ जाओ कैलकुलेशन में आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया थर्ड। फोर्थ पे आते हैं यार, इजी से सवाल पूछ लिया काफ़ी। डायमेंशन का सवाल है यार, देख लो डायमेंशन से सवाल आते हैं, कुछ कुछ टॉपिक से जिससे पूछा जाता है, डायमेंशन से सवाल आ जाते हैं, वर्नियर कैलिपर से आ जाता है, स्क्रू गॉज एक बार देख लो, बहुत टाइम से पूछा नहीं गया बट शायद आ जाए। तो कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं, तो एक बार देख लो। कुछ बच्चे मुझे ये भी बोल रहे थे कि पोटेंशियोमीटर के सवाल आ गए, जो कि आउट ऑफ सिलेबस है। तो देखते एक बार क्या सवाल अगर इस PDF में है, क्योंकि मेरे जो स्टाफ है उन लोगों ने इस पर क्वेश्चन डाला है जहाँ जहाँ से मिल रहा था ढूंढ के। तो अगर वो पोटेंशियोमीटर वाला सवाल इसमें आ गया तो कर लेंगे, अगर नहीं आया तो ठीक है। बहुत सारे कोचिंग ने उनके भी कुछ कुछ PDFs दिए हैं, एक बार साइट्स पे आप देख सकते हो जाके, ठीक है। तो एनीवेज एक बार देख लेते हैं। तो एक बार देख लो यार, मतलब मैंने भी 3 क्वेश्चन देख लिए, मॉडर्न से सवाल पूछा गया। देख बोर्ड से तो सवाल आता ही है, ये मान के चल रहे हैं, बोर्ड से सवाल आएगा ही, तो आप बोर्ड तो अच्छे से रिवाइज कर ही लो एक बार, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला सवाल भी सिंपल ही था, कैपेसिटर वाला भी सिंपल ही था, बट ठीक है, एक बार बोर बहुत पूछा जाता है तो एक बार देख लो। एक बार डायमेंशन का सवाल पूछ लिया इसमें। अब B/μ0 पूछा गया है ना, तो चल यार B/μ0 इससे कुछ सिंपल वे में कैसे कर सकते हैं, एक बार देख ले। B/2 हमें ये तो पता है ना कि जो प्रेशर है, मतलब तरीके तो बहुत सारे हैं, B का निकाल ले, म्यू का निकाल ले, डिवाइड कर दे, हो जाएगा। मैं एक सिंपल वे सोचता हूँ। हमें ये तो पता ही है कि हाफ जो प्रेशर होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसका क्या आता है, हाफ ε0 E², यही आता है ना। और इसका जो यूनिट होता है वो एनर्जी बाय वॉल्यूम का भी होता है, ये भी हमको पता है। इसका भी होता है। तो इसका सिमिलरली एक मैग्नेटिक फील्ड में जो प्रेशर आता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रेशर है उसका सिमिलर फॉर्मूला बनता है ना, हाफ μ0 B²। और इसका भी डायमेंशन होता है एनर्जी बाय वॉल्यूम का। मतलब मुझे B वगैरह का नहीं निकालना था, मैं ऐसे थोड़ा सा एक लंबा एक इजी वे ले रहा हूँ। तो डायमेंशन चाहिए, तो एक काम कर ले यार, μ0² × B²/μ0² डाल दे भाई, हो गया। यहाँ से एनर्जी बाय वॉल्यूम, एनर्जी क्या होता है mL²T-2 kg/m²/s², वर्क डन यूनिट है। वॉल्यूम क्या हो जाएगा, m³ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तेरा देख ले, B/μ का जो होल स्क्वायर है वो बन गया उसका डायमेंशन mL/-1 T-2/μ02, करेक्ट। अब बस मुझे मेन काम करना है, μ0 निकाल देना है। μ0 किससे निकाल सकते हैं यार, देख लेते हैं। μ0 किससे निकल जाएगा मेरा, μ0 निकालने के लिए बेस्ट वे अगर मैं सोचूं, मैं बायोट सेवर्ट से निकाल सकता हूँ, ठीक है। बट या फोर्स से भी मैं अगर निकाल लूँ, फोर्स से भी आई कैन फाइंड,
या मैग्नेटिक फील्ड से भी कर सकता हूँ, बट मैग्नेटिक फील्ड से वापस वही आ जाएगा यार, मैं चाह नहीं रहा था उसको लाना। ठीक है, बेटर वे आई थिंक ये हो जाएगा। आप एफ इक्वल टू आई एल भी यूज़ कर लो, ठीक है। बी यहाँ से आ जाएगा आपका एफ बाई आई एल, ठीक है। और म्यू नोट अगर चाहिए तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, बी इक्वल टू म्यू नोट आई एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, ये भी कर सकते हो आप ना। तो आपका यहाँ पे यहाँ से तो सिंपली बन रहा है ना, मैग्नीट्यूड पता है हमको, बैट से पढ़ लो क्या बोलते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब, तो मैंने सिंपल फॉर्मूला में लिख दिया। तो यहाँ पे म्यू नॉट बाई 4 डायरेक्टली बन जा रहा है ना, उसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, बस आई एल बाई आर स्क्वायर का डायमेंशन है। आई का क्या हो जाएगा तेरा, कुछ गलती कर रहा हूँ यार क्या मैं, नहीं ठीक ही आई थिंक, एम्पेयर बन जाएगा इसका, इसका एल बन जाएगा, इसका एल स्क्वायर बन जाएगा। तो अल्टीमेटली बी बाई म्यू नॉट का कितना आ जाएगा, ए एल माइनस वन ना, आसान सा ही था, मैं बस थोड़ा सा उलझ गया था इस पर, ठीक है। चलो इसको मार्क करते हैं और आगे बढ़ते, डायमेंशन का सवाल था सिंपल, आपको पता है फॉर्मूलाज तो निकल जाएंगे इससे, तो ये सब ज़रूरत तो थी नहीं, बस इसकी ज़रूरत थी, डायरेक्ट बैट से बटलों से निकल गया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या दिया है यार, एक सॉलिड स्फीयर दिया है, मास एम, रेडियस आर दिया है उसका, एक्सर्ट से फोर्स एफ ऑन अ पॉइंट मास, नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल मास m/7 इज रिमूव्ड। अच्छा सॉलिड स्फीयर दिया है, पहले ये देख लो, मास m दिया है, रेडियस r दिया है, एक्सर्ट से फोर्स f ऑन अ पॉइंट मास। तो एक सॉलिड स्फीयर ड्रॉ कर ले, मास m, रेडियस r, एक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ये एक पॉइंट मास पे, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट मास मान लिया। नाउ अ कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल m/7 इज रिमूव्ड। कहाँ से रिमूव किया है, तो कुछ बोला ही नहीं, क्या है कंसेंट्रिक, अच्छा सॉरी ये देखा नहीं मैंने, कंसेंट्रिक है। तो यहाँ पे कंसेंट्रिक अगर एक शेल को रिमूव कर दिया हमने तो कितना बचेगा फोर्स, है ना। तो ये डिस्टेंस r ले ले यार, तो जो f है इनिशियली वो कितना हो जाएगा तेरा, जी एम एम बाई आर स्क्वायर, क्योंकि अगर बाहर का कोई पॉइंट है द एंटायर स्फीयर बिहेव्स लाइक अ पॉइंट मास, पता है हमको ये, ठीक है। अब उसमें से ना एफ डैश जो है उसमें से एक कंसेंट्रिक शेल का माइनस करना है, तो एफ ऑफ द कैविटी हमें माइनस कर देना पड़ेगा ना। तो एफ़ कितना हो गया तेरा, एफ़ तो एफ़ रहने ही दे, एफ़ कैविटी क्या हो जाएगा, जी m/7, वो कैविटी बस कितना फोर्स देगा, m/7 देगा, टाइम्स ऑफ m बाई कितना हो जाएगा तेरा, आर स्क्वायर का, कंसेंट्रिक है ना, रेडियस सेम रहेगा। तो f माइनस ये हो जाएगा तेरा f/7 विच कम्स आउट टू भी कितना, 6f/7। भाई तो आसान सा ही था यार, पेपर ओवरऑल आसान ही लग रहा है मुझे, जो मॉडरेट पे बोल रहे थे भाई मॉडरेट तो है नहीं है, हो सकता है आगे के सवाल वैसे हो, या फिर हो सकता है कि क्वेश्चंस एग्जैक्टली मैच ना कर रहे हो, इसलिए थोड़ा सा ईजी लग सकता है अभी, ठीक है। तो ये 11th के क्वेश्चन से आया था, ग्रेविटेशन का सवाल है और बहुत ही आसान सवाल है, वेरी इजी मान सकते हैं इसको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो स्टेटमेंट दिया है, लेवल 1 स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दिया है, करेक्ट। बोला गया कि वर्नियर कैलिपर में, अच्छा मैं अभी बोल रहा था कि सवाल आ सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, मैं बोल के मान के चलो यार, ये यूनिट डायमेंशन एरर वर्नियर कैलिपर, इससे एक दो सवाल तो मिलने हैं, तो एक बार रिवाइज कर लो यार। बहुत सारे बच्चे मुझे ये बोलते रहते हो कि एरर का पार्ट वीक रह गया है, अरे यार वो फर्स्ट चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर है वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चलो वर्नियर कैलिपर दिया है, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज स्मॉलर देन 1 मेन स्केल डिवीजन। ओके अगर आइडियल हुआ फिर ही हो सकता है यार, ये इसमें थोड़ा सा एम्बिग्यूटी तो है सवाल में, क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें डिफरेंस था, बट जनरली क्या होता है ना कि 9 जनरली ऐसा होता है ना कि लिस्ट काउंट हम मेजर करते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है, 1 MSD माइनस 1 VSD, तो इसमें जो VSD है वो MSD से कम ही होता है, ठीक है सर, ठीक है सॉरी बंगाली निकल गया, हाँ तो VSD कम ही होता है MSD से। तो बट एडवांस में एक सवाल पूछा गया था 16 में जिसमें थोड़ा सा हटके था, उसमें VSD ज़्यादा आ गया था, बट आई थिंक ये मेंस का सवाल है तो वो लोग इतना नहीं मान रहे होंगे, वो NCERT का ही फॉलो कर रहे होंगे, तो स्टेटमेंट 1 को ट्रू मान सकते हैं, ठीक है। और सेकंड सवाल है कि वर्नियर कांस्टेंट इज गिवन बाय 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स। ये VC को क्या बोल रहे हैं,
1 मेन स्केल डिवीजन 1 MSD मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। नहीं यार, लिस्ट काउंट और वर्नियर कांस्टेंट तो सेम ही चीज़ है, तो आई थिंक वर्नियर कांस्टेंट जो है वो तो क्या ही होगा, 1 MSD माइनस 1 VSD होगा। तो इसमें नंबर ऑफ देने का कुछ सेंस नहीं है यार। इसमें स्टेटमेंट 1 ट्रू है, स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स लेके आगे बढ़ता है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, मतलब डायरेक्ट सा सवाल है कि अगर वर्नियर कैलिपर हुआ तो 1 जो VSD होता है वो MSD से छोटा ही होता है, क्योंकि 1 MSD माइनस 1 VSD लिस्ट काउंट होता है, लिस्ट काउंट पॉजिटिव होता है, ठीक है। सेकंड पार्ट में क्या बोला, वर्नियर कांस्टेंट है जो कि 1 मेन स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन होता है। तो मतलब वो वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है बेसिकली, लिस्ट काउंट ना, लिस्ट काउंट क्या होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स का मल्टीप्लिकेशन कुछ फैक्टर आएगा ही नहीं, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू है और स्टेटमेंट 1 फॉल्स है। बट आई थिंक इस क्वेश्चन में कुछ बच्चे ने जो भी इसने लिखा है कुछ गलत बोला होगा, इसमें कुछ और ही पूछा गया होगा, क्योंकि पता नहीं, मतलब ये कुछ ऐसा वेल फ्रेम्ड क्वेश्चन नहीं लग रहा मुझे बस, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसके ऊपर मार्क कर लेते हैं। मैं एक बार एंड में, हाँ ये भी ध्यान रखना, मैं एंड में बोल दूंगा कौन से टॉपिक्स आपको ध्यान रखना है जो कि आपको फ़ायदेमंद होगा एग्जाम में, ठीक है। कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं, वेटेज किसका ज़्यादा है, मैं एक बार एंड में डिस्कस कर दूंगा उसको। तो आप एक बार इसमें लिख लो कि ये वाला जो क्वेश्चन है वो सिंपली मेरा आ गया था 11th के टॉपिक से ही, इंस्ट्रूमेंट्स आ गया था, या फिर मेजरमेंट्स से बोल सकते हो आप, एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स भी बोल सकते हो आप इसको। और इसका जो लेवल है वो स्टेटमेंट बेस्ड था यार। ऐसे तो मैं हर क्वेश्चन में इजी लिखे जा रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल ऐसा लग रहा है मुझे फिलहाल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉब ऑफ मास m सस्पेंडेड एट पॉइंट O, ओके, मास m दिया है, बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L दिया है, करेक्ट, एंड लेफ्ट टू परफॉर्म यूज VCM, ओ ग्रेट, मतलब वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है यहाँ पे। चलो, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पॉइंट A पे डाल दिया गया है, स्ट्रिंग बिकम स्लैक व्हेन द बॉब रीचेस पॉइंट D। अच्छा, ये तो टॉप मोस्ट पॉइंट से स्लैक कर रहे हैं, तो मतलब वो वाला क्वेश्चन हो गया ना जहाँ पे टेंशन जीरो हो रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके, क्रिटिकल केस वाला क्वेश्चन हो गया ये, बढ़िया। द रेशियो ऑफ K ऑफ द बॉब एट द पॉइंट्स B एंड C, चलो बढ़िया क्वेश्चन है। V0 का सब वैल्यू तो डायरेक्टली मिल गया तुमको, √5GL, क्योंकि ये टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक कर रहा है। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्लैक करता है तो नीचे हमें वैल्यू देना होगा √5GL, याद रखना है, सब बहुत बार क्लास में बोला गया है, ठीक है, इन सब में गलती नहीं करनी है। तो जैसे √5GL हो गया ये, तो अब बस मुझे सिंपली वोल्केनर्जी थ्योरम लगाना है, क्योंकि मैं बहुत बार बोला है कि जैसे VCM का क्वेश्चन आएगा उसमें दो ही चीज़ लगता है, एक क्या हो गया आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, दूसरा क्या हो गया आपका दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन का सेंट्रीपिटल इक्वेशन ना। चलो लगाते हैं। तो अगर मैं मान लूँ VA का के ए प्लस UA इज इक्वल टू KB प्लस UB, करेक्ट है ना। KA क्या हो गया, हाफ टाइम्स ऑफ M टाइम्स ऑफ V स्क्वायर, UA हो गया 0, KB हो गया से KB रखना चाहता है क्योंकि सेम ही रहेगा, mg, UB कितना हो गया ये आप देख लो, तो ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा तुम्हारा L/2, क्योंकि L cos 60 है ना यार, तो बचा भी L/2, तो mg L/2 ऊपर हो गया ये, तो L/2 मान लो इसको। तो यहाँ से KB तेरा आराम से निकल गया, खुद दूसरा सवाल है ये 5mgL/2 माइनस mgL/2 विच इज़ 2gl ना, 2mgl। तो ये गया तेरा पहला पार्ट। नेक्स्ट अब C में निकालना है हमको। C में अगर देखें तो फिर से KA प्लस UA कर दे, KA प्लस UA, एक बार इसको ठीक है लिख लेते हैं यार, हाँ KA प्लस UA, ये गया था पहला पार्ट। अब इसमें दूसरा पार्ट देखते हैं, KA प्लस UA इज इक्वल टू KC प्लस UC। KA का वैल्यू हो गया तेरा सेम तरीके से 5mgL/2 आ जाएगा तेरा। अब KC का तुझे निकालना है, UC कितना ऊपर हो गया देख ले एक बार, ये भी L/2 आ गया ना, तो ये टोटल L प्लस L/2 3L/2 ऊपर चला गया, तो mg टाइम्स ऑफ 3L/2, ठीक है। तो यहाँ पे KC क्या आ गया, m5 - 3 2, तो बचेगा बस mgl। तो उसका रेशियो निकाला यार, B/C कितना हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। डायरेक्ट सवाल है, निकाल के आगे बढ़ ले, ठीक है। मैं बार बार इजी मॉडरेट क्या लिखूँगा, ये भी इजी सवाल ही था, 11th के पोर्शन से सवाल आया है। यहाँ पे मैकेनिक्स का सवाल है, प्रॉपर VCM का कॉन्सेप्ट है, इसमें इजी ही मान के चल ले, चल ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए, ताकि एज ए टीचर मैं सब कुछ इजी बोले जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं इसको मॉडरेट लिख देता हूँ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओए क्वेश्चन आ गया ये थर्मो का। चलो, I set -10 डिग्री C is to be converted into steam 110 डिग्री C, मास ऑफ आइस दिया है, अमाउंट ऑफ इट रिक्वायर्ड है। बॉक्स बना लो यार, इसमें स्टैंडर्ड प्रोसेस है।
कैलकुलेशन थोड़ा हैवी हो सकता है, देखते हैं, ठीक है। तो 10 डिग्री -10 डिग्री सी पे आइस है, इसको हमें अल्टीमेटली कन्वर्ट करना है 110 डिग्री सी स्टीम पे, ठीक है। फ्लो बनाते हैं, पहले कन्वर्ट किया इसको 0 डिग्री आइस पे, फिर कन्वर्ट किया, अबे यार लंबा क्वेश्चन है ये तो। 0 डिग्री वाटर पे, जो शेप्स बना रहा हूँ माफ़ करना, उसके लिए जल्दबाजी में कर रहा हूँ मैं अभी। कन्वर्ट करते इसको 100 डिग्री सी वाटर पे, फिर कन्वर्ट करते हैं इसको 110 डिग्री सी स्टीम पे। नहीं यार, बीच में एक स्टेप और जाएगा, 100 डिग्री स्टीम पे करो पहले कन्वर्ट, फिर ये बनेगा 110 डिग्री सी स्टीम। भाई साहब, ठीक है। चलो यार, बहुत लंबा सवाल है, शुरू करते हैं अब इसको, ठीक है। तो ये हो गया -10 डिग्री सी आइस का कन्वर्जन। तो यहाँ पे मतलब सेम फेज़ में चेंज हो रहा है ना, तो बेसिकली हमें एम एस डेल्टा टी यूज़ करना होगा इस पर। तो एम यार देख लिया यहाँ पे 10⁻³ kg है, तो विच इज़ बेसिकली कितना हो गया 1 ग्राम ना कन्वर्जन के लिए, क्योंकि मेरे सारे यूनिट्स कैलोरी पर ग्राम में होने वाला है ना। तो ठीक है, एम टाइम्स ऑफ एस कितना हो गया आइस का, हाफ, डेल्टा टी का हो गया 10, ये आंसर आ गया यहाँ पे 5। यहाँ पे अगर तू देखे यहाँ पे फेस चेंज हो रहा है, तो लेटेंट यूज़ कर ले, कितना होता है याद कर ले एक बार यार। आइस का वाटर से अगर चेंज कर रहा है तो उसका क्या होता है 80, और दूसरा क्या हो जाएगा वेपराइजेशन कितना होगा 540, याद है। चल निकालते हैं यहाँ पे। तो m हो गया 1, यहाँ पे हो गया 80, तो ये आ गया तेरा 80। सेम फेज में वापस चेंज हो रहा है, यहाँ पे m s हो गया तेरा 1, डेल्टा टी हो गया तेरा 100, यहाँ पे आ गया तेरा 100। यहाँ पे चेंज कर, m कितना हो गया 1, s कितना हो गया यहाँ पे सॉरी फेस चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 540 यूज़ हो जाएगा, तो यहाँ पे 540 आ जाएगा। और अगर इस पोर्शन पे देखें तो फेस चेंज हो रहा है यहाँ, सॉरी सेम फेज में चेंज हो रहा है, तो वापस से m टाइम्स ऑफ s क्या हो जाएगा हाफ, स्टीम का भी हाफ ही होता है, डेल्टा टी हो गया 10, यहाँ से आ गया 5। तो एक बार जोड़ ले सबको, 5 + 5 10 आ गया, 10 + 80 90 आ गया, 90 + 100 190 आ गया, 190 + 540 आ गया तेरा 830 730 सॉरी। तो पहला ऑप्शन ये मार्क करके आगे बढ़ ले यार, इजी सा सवाल था, बस तुझे वैल्यूज याद करने थे, एंड आई थिंक वैल्यूज़ दिए गए होंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि जनरली मेंस पे दे देते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो ये भी 11th के पोर्शन से आ गया यार, 11th से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, जितना मैंने बच्चों से सुना था कि 12th का पोर्शन ज़्यादा आया है, बट ऐसा दिख नहीं रहा मुझे, या हो सकता है कि लिखा नहीं हो बच्चों ने यहाँ पे, ठीक है। तो ये 11th का सवाल है, थर्मो से आ गया था सवाल, वेटेज रहता है अच्छा खासा थर्मो का, बट कैलोरीमेट्री से आसान सा सवाल ये पूछा गया था, अगर ये पूछा गया हो तो, ठीक है। सब में क्लॉज तो है अगर पूछा गया हो तो। चलो ऑप्टिक्स का भाई आ गया 12th का सवाल। चलो, गिवन इज अ थिन कन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास एंड इच स्लॉप हैविंग रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस, वन साइड इज पॉलिश्ड, ओके। कन्वेक्स लेंस दिया है, एक बार मार्क कर ले इसको, म्यू गिवन है, वन साइड इज पॉलिश फॉर कंप्लीट रिफ्लेक्शन, ओ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस डाल दिया। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस एंड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड एंड द ऑप्टिक एक्सिस ऑफ द इमेज सेट्स फॉर्म द सेल्फ, ओके। तो यहाँ पे कुछ मान ले एक लेंस जैसा है, यहाँ पे एक साइड को पॉलिश कर दिया है, और हमें पता है अगर ऐसा कुछ सेटअप होना, यार ये देख ये सब मैंने क्लास पे अच्छे से कराया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बहुत प्यार से मैंने बनाया था यहाँ पे, जहाँ पे मैंने बोला भी था कि अगर एक कन्वेक्स लेंस को पॉलिश कर दिया साइड में तो बिहेव्स लाइक क्या, एक मिरर जैसा ना। कौन सा मिरर हो गया, एक कनकेव मिरर जैसा बिहेव करने लग जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि हमें पता है कि पी इक्विवेलेंट क्या होता है, पी ऑफ लेंस का हम 2 बार लेते हैं और एक बार पी ऑफ मिरर का लेते हैं। अब पी ऑफ लेंस भी हो जाएगा पॉजिटिव कन्वर्जिंग लेंस से, पी ऑफ मिरर भी हो जाएगा पॉजिटिव कन्वर्जिंग लेंस से, दोनों का मिलके भी हो जाएगा पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, सॉरी कन्वर्जिंग मिरर है, अल्टीमेटली बन जाएगा कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि ये पूरा सेटअप जो है लेंस प्लस मिरर दोनों बिहेव करता है एज कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस बिहेव करता है एज मिरर, ठीक है। तो ये कौन सा मिरर हो जाएगा तेरा, कनकेव मिरर। तो कनकेव मिरर अगर मान ले तो इसका पी इक्विवेलेंट पहले निकाल लेते हैं, इसका पी इक्विवेलेंट हो जाएगा ट्वाइस ऑफ पी एल, पी एल क्या लिख लूँ मैं, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ क्या होता है एक बार याद कर, फोकल लेंथ ऑफ लेंस आर बाई म्यू माइनस 1 होता है ना, ये हो गया तेरा लेंस का बाई कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये आता है ना सभी को, याद कर ले यार, 1/f क्या लिखते थे हम लोग, म्यू -1 टाइम्स ऑफ
1/r माइनस 1/-r, ओ मैंने गलती कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ होता है यहाँ पे, ठीक है। बाय कन्वेक्स तो यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस 1/r होता है ना, अल्टीमेटली 2 बन जाता है ऊपर, तो यहाँ पे एक 2 आएगा, माय बैड, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू माइनस 1/r, फोकल लेंथ उल्टा हो जाएगा, प्लस मिरर के क्या हो जाएगा 2/r, क्योंकि उसका r/2 होता है, ठीक है। तो हमें p इक्विवेलेंट तरह निकल के आएगा, r एलसीएम ले ले यार, ये हो जाएगा 4 म्यू माइनस 2 म्यू माइनस 4 म्यू, सॉरी माइनस 4 प्लस 2 ना, तो 1 जो f इक्विवेलेंट होगा वो आ गया तेरा 4 म्यू माइनस 2/r, करेक्ट। चले, तो यहाँ से f इक्विवेलेंट क्या आ गया, r/2 ऑफ 2 म्यू माइनस 1, यह आ गया फोकल लेंथ। और मुझे पता लिखा है कि सेम जगह पे ही इमेज फॉर्म हो रहा है। अगर सेम जगह पे इमेज फॉर्म होगा इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअली सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर पे रखा गया है, सही है। तो जो f इक्विवेलेंट दिया है ना, मुझे बस इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, और अगर कनकेव मिरर है भैया तो क्या होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, बस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कनकेव मिरर आएगा वो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ f इक्विवेलेंट, विच कम्स आउट टू बी कितना, r/2 म्यू माइनस 1, ठीक है। मार्क करो, आगे बढ़ो, सही है। ये भी हो गया मेरा एक ऑप्टिक्स का सवाल। बहुत टाइम बच्चे इस पार्ट को स्किप करते पावर ऑफ लेंस को, बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है बहुत बारी, ठीक है। 12th का सवाल है, रे ऑप्टिक्स का है, और इसको चलो मॉडरेट मान लेते हैं, बहुत सारे बच्चों के लिए हो सकते हैं मॉडरेट हो, क्योंकि बहुत लोगों ने ट्राई नहीं किया इसको, ठीक है। इस पार्ट को बहुत स्किप कर देता है जनरली। चलो, तो यार देख ले, एक भी क्वेश्चन तुझे ऐसा नहीं मिलेगा जो कॉपी से बाहर आया हो, एक भी नहीं मिलेगा, सारे कॉपी के अंदर से ही क्वेश्चंस हैं। और मेंस का पेपर है तो जनरली कॉपी से ही आएंगे। आप किसी भी अच्छे कोचिंग में हो, इतना मान लो कि आप पेपर कॉपी अच्छे से पढ़ लिए ना, आपको क्वेश्चंस कॉमन आने ही आने हैं, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रॉन इज मेड टू एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन 2 पैरेलल इक्वल ऑपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ दिस, ठीक है। हर एक का डिस्टेंस दिया 10 cm, electron emerges out of the electric field region with a horizontal component of velocity this, magnitude of electric field दिया है this, vertical component of velocity दिया है। एक बार इसका फिगर बनाते हैं यार, फिगर थोड़ा सा स्केप्टिकल लग रहा है, देखते हैं। एंटर सिमेट्रिकली बिटवीन 2 पैरेलल एंड इक्वली अपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स, ठीक है। तो 2 मेटल प्लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, ठीक है। जी भी है क्या, कुछ बोला नहीं गया तो ठीक है। चलिए यहाँ से इंसर्ट करते इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ से मान लिया इंसर्ट किया, और एक हर एक का लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया है। चलो, इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, मान ले कि यहाँ पे 2 पैरेलल इक्वली ऑपोजिट चार्ज मेटल प्लेट्स, तो प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा मान ले, तो डेफिनेटली एक फील्ड रहेगा ना यहाँ पे, है ना। एक फील्ड यहाँ पे रहा, इसका वेलोसिटी इधर है, तो इस पर एक फोर्स लगेगा ऑपोजिट। अच्छे, तो क्लास में क्वेश्चन है ये यार, मैं सब में सेम चीज़ बोल रहा हूँ, मुझे पता है क्योंकि क्लास में कराया हुआ है ये सब क्वेश्चन। कॉपी निकाल के देख लेना, जो भी मेरे ऑफलाइन क्लासेस में हो, सेम क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो फील्ड अगर यहाँ पे है तो फोर्स उल्टा लगने वाला है, और ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है। अगर यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यार, एक तो ये बोला भी नहीं गया कि प्लेट्स को रखा कैसे गया है, उस पर भी डिपेंड कर जाएगा ना यार, उस पर भी डिपेंड कर जाएगा कि प्लेट्स कैसे रखा है, हॉरिजॉन्टल कौन सा है, वर्टिकल कौन सा है। तो चल ठीक है, मानता हूँ कि फिगर ऐसा ही होगा, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जनरली मैं बस एजम्पशन ले रहा हूँ, जनरली जो क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं ना, तो उसमें इसी को हॉरिजॉन्टल मानते हैं, मतलब फिगर ऐसा मान देते हैं। एक सेकंड ना, ठीक है, मिटाओ। जनरल फिगर ऐसा मानते हैं इसका, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मान ले एकदम बीच में से तूने थ्रो किया एक वेलोसिटी से,
उसका वेलोसिटी मुझे पता नहीं है, बट मान ले फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इस पे फोर्स लगेगा नीचे, तो एक्सेलरेशन होगा इसके ऊपर विच इज़ क्यू टाइम्स ऑफ ई बाई एम, ठीक है। और इस क्यू एम दिया हुआ है, इसका वेलोसिटी गिवन है, तो ये मान ले ऐसा एक कुछ प्रोजेक्टाइल से ले लेगा, ठीक है। इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल वाला वो सेम ही मान ले, ठीक है, जो दिया है 10/6, क्योंकि ये तो चेंज होने नहीं वाला है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट चेंज हो जाएगा डेफिनेटली, तो ये मान ले इसका वर्टिकल कंपोनेंट है, ठीक है, वी वाई। तो प्रोजेक्टाइल से सवाल निकाल ले यहाँ से, ये 10 cm दिया है, मतलब तुझे रेंज दे दिया है इसका, तो तुझे रेंज पता है, वी पता है, यहाँ से टाइम निकल जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा तेरा 10⁻²² डिवाइडेड बाई 10/6, क्योंकि मैंने डिस्टेंस बाई वी कर दिया ना। मतलब तुझे अगर ऐसे सोचने में दिक्कत आती है ना, तो तेरे लिए मैं सिंपली कर देता हूँ। प्रोजेक्ट का कुछ भी सवाल हो ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, ठीक है। तेरा यू एक्स हो गया वी का वैल्यू दिया 10/6, तेरा यू आई हो गया 0 इनिशियल जो था, तेरा ए एक्स हो गया 0, हॉरिजॉन्टली कुछ वेलोसिटी नहीं दिया, कुछ एक्सेलरेशन नहीं है। वर्टिकली तेरा दिया है क्यू ई बाई एम, तो क्यू बाई एम, और ई को तो ये भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2/0, या फिर अभी लिख ले फिलहाल क्यू ई बाई एम लिख ले, ठीक है। चल इसके बाद तेरा एस वाई मान ले तेरा हो गया -d/2। d/2 कौन सा है, मैंने इस पूरे को डी लिया है, ठीक है, हिमालय पूरा जो है वो डी है। तो यहाँ से तेरा एस एक्स का भी पता है, अगर वो निकल रहा है उसका 10 cm है, 10⁻² ले लें, ठीक है। ये मीटर पर सेकंड पे ना वेलोसिटी, तो ऐसा ही पे ही है। तो यहाँ से टाइम निकाला यार, तो एस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा तेरा यू एक्स टी, तो यहाँ से टी तेरा हो जाएगा एस एक्स बाई यू एक्स, 10⁻² डिवाइड बाई यू एक्स हो गया 10/6, तो ये हो गया था 10⁻5/7 ना। ये आ गया तेरा एक टाइम, गलत क्या कुछ नहीं, सही है, 10⁻7 सेकेंड से, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर ले, एस वाई क्या हो जाएगा -d/2, यू तो 0 है, हाफ माइनस क्यू बाई एम, ई का वैल्यू क्या होता है यार, सोच, वी इक्वल टू क्या होता है, ई डी होता है ना, वी इक्वल टू, हाँ, तो वी इक्वल टू अगर ई डी होता है तो मुझे ई दिया है, ई चाहिए, तो मुझे पता है वी इक्वल टू ई डी होता है। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स नहीं दिया है क्या, बहुत गलत कर दिया यार, तो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ही नहीं तो सॉल्व कैसे होगा फिर ये, कुछ तो एम्बिगस है यार इसमें, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स कैसे नहीं दिया है। ओह, मैं क्या देख रहा हूँ यार, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है यहाँ पे, भाई देख लो यार, बहुत बार ऐसा होता है कि आप कंफ्यूज हो गए, उसमें नहीं रहा है, पर क्वेश्चन में दे दिया है। मैं सोच रहा था कि मुझे वोल्ट दिया है और मैं उससे ई निकालूंगा, बट क्वेश्चन में ई ही दिया गया था, ई का वैल्यू दे दिया 9.1। चलो बढ़िया, फिर तो यार, फिर तो क्या ही है, आसान से सवाल लगे, हाफ t² हो गया ना। तो सॉल्व करें यहाँ से यार, देखते हैं, 2 और 2 कैंसल्स आउट, माइनस माइनस कैंसल्स आउट, डी का वैल्यू हो गया, ओ यहाँ पे भी एक दिक्कत तो है, डी तो दिया नहीं है, डी भैया कैसे निकाले, डी नहीं दिया है यार, डी नहीं दिया है, डी तो चाहिए होगा, मुझे चाहिए क्या वैसे, वर्टिकल कंपोनेंट ना। अगर मुझे वर्टिकल कंपोनेंट चाहिए तो मुझे, मैं ऐसे सॉल्व कर ही क्यों रहा हूँ, मुझे बस वी वाई का निकालना है, तो वी आई हो जाएगा यू आई प्लस ए वाई टी, तो ए वाई हो जाएगा -q/e/m, हाँ हो तो गया, मुझे क्यू चाहिए, डी नहीं चाहिए मुझे। ए वाई टी क्या हो गया 10⁻7, बस निकाल ले अब। क्यू का वैल्यू क्या दिया क्वेश्चन में 9.1, 10⁻31, मॉड ले ले इसका 1.6, 10⁻19, ये हो गया 9.1, 10⁻2 cm में दिया है, ये हो गया 10⁻7, तो 9.1 9.1 आ जाएगा ऊपर। एक बार पावर्स देख ले यार, 9.1 बाई 1.6, 10⁻31 -7 -38 आ जाएगा यहाँ पे, -38 -30 -19 +2 आ जाएगा ऊपर, -19 +2 हो गया, बहुत छोटा सा वैल्यू नहीं आ रहा है इसमें। अगर क्यू ई बाई एम करो, मैं क्यू मुझे क्वेश्चन में दिया है, एम क्वेश्चन में दिया है, ई का वैल्यू भी गिवन है, और टी का वैल्यू पुट करना है, टी कितना दिया है क्वेश्चन में, -7 निकाल लिया मैंने, क्योंकि इसका आ जाएगा एस एक्स बाई यू एक्स, करेक्ट।
तो टाइम बहुत ही कम आ जाएगा। अगर टाइम बहुत ही कम आ गया तो v = u + 80 डाल दूंगा मैं। तो 80 में सीधा हो जाएगा यार। ये तो कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन दिया यार इसमें, इसका कुछ UI भी नहीं है। एक बार पूरा पूरा चेक कर लेते हैं यार। UX दे दिया 10/6, AX मेरे पास 0 है, मुझे SX निकालना है। SX 10⁻² दिया है, तो वहाँ से मेरा टाइम आ गया 10⁻7। अब UI 0 दिया है, AY का वैल्यू मुझे क्वेश्चन पे गिवन है, SY का -d/2 है। अब AY मुझे पता है कि -QE/m है, SY -d/2 मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बस VY चाहिए। VY UY -80 हो जाएगा। अब AYT मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है, Q का वैल्यू गिवन है, M का वैल्यू गिवन है, A का वैल्यू 9.1, 10⁻², ऊपर 9.1 का होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे पावर अगर लिखूँ मैं तो 10⁻38 आएगा, 30 -19 19 आ जाएगा वापस। तो यहाँ पे -17 बन रहा है यार। कुछ क्वेश्चन में एम्बिग्यूटी है। इस क्वेश्चन को स्टार मार्क करो, आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन कुछ सही है। ठीक है, गलत ही क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक बार कुछ करेक्शन हो तो मैं कर दूंगा, देखता हूँ मैं कमेंट में बता दूंगा आपको। अगला देखते हैं, work function of cesium and lithium metals are given as this and this. If incidental light of wavelength this on these two metals, then photoelectric effect is possible for the case of, अरे यार निकाल ले इसका, मुझे थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन चाहिए ना, तो इसका एनर्जी निकाल ले। एनर्जी क्या हो जाता है मुझे पता ही है, 1240/550, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे आ जाएगा। 0 and 0 कैंसल्स आउट, तो 124/55 निकाले कितना होगा, ट्वाइस हो जाएगा इसका। ये 4 1.0 वापस से ट्वाइस हो जाएगा, तो अराउंड 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अगर 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है, ये मेरा लाइट का वेवलेंथ है ना, तो ये ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1.9 है, तो सीजियम तो शो करेगा। बट लिथियम से इसका कम है, तो लिथियम से कम है तो लिथियम के इसमें शो नहीं करेगा। तो बस सीजियम ओनली आंसर है, मार्क करो भाई। कहते ही सवाल 12th का टॉपिक है, मॉडर्न का सवाल है, इजी में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाय, थोड़ा अनएक्सपेक्टेड सा सवाल था। मुझे याद भी है, मैंने कुछ बच्चों को कल कॉल पे बोला भी था कि ऑर्गन पाइप एक बार रिवाइज कर लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं उससे। ठीक है, पूछे जाते हैं यार इससे क्वेश्चन, और बच्चे इसको इग्नोर मारते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं बहुत बार। ऑर्गन पाइप का सवाल है, एक बार मैं लिख दूंगा एंड में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से वो सब देख लेना एक बार। ठीक है, चलो क्या बोला, एक क्लोज्ड है और एक ओपन है ना यार। चल, क्लोज्ड ओपन, क्लोज्ड का फॉर्मूला क्या था याद है, याद कर क्या था, 2n + 1 टाइम्स ऑफ 4v था, 4v/L था ना, याद हो गया होगा अब तक तो। ठीक है अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ 9th हार्मोनिक बोला है, तो यहाँ पे सीधा डाल ही दे यार, कुछ ज़रूरत नहीं यहाँ पे, सीधा डाल दे 9v/4L, L1 होगा ना इसमें। और ये क्या है, 4th हार्मोनिक से मैच कर रहा है, ऑफ ओपन ट्यूब है। ठीक है, ओपन में क्या हो जाएगा इसका, 4th का 4v/2L2 हो जाएगा। ठीक है, हार्मोनिक में सीधा हम डालते हैं ना, उसमें कुछ ओवरटोन वगैरह नहीं पूछा, बस हार्मोनिक पूछा, हार्मोनिक में सीधा वही डाल दो। ठीक है, तो 9v/4L1 हो गया, 4v/2L2 हो गया। यहाँ पे v1 v2 होगा आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे गिवन भी है कि ρ1 और ρ2 है, तो बल्क मॉडल्स वाला फंडा यूज़ होगा। बल्क मॉडल्स क्या दिया है, सेम दिया है, सेम बल्क मॉडल्स है। चल निकालते हैं, 9/4 1/L1, v1 हो जाएगा तेरा बल्क मॉडल्स बाई ρ1, ये हो जाएगा 4/2 1/L2, ये हो जाएगा b बाई कितना, ρ2। b और b कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि सेम बोला गया है इसमें। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा तेरा 9/4 टाइम्स ऑफ L2/L1 √ओवर ऑफ ρ2/ρ1 इज इक्वल टू 2। मुझे चाहिए क्या, ρ1/ρ2 गिवन है, हाँ 1/16 दिया है। ठीक है, तो अच्छा मुझे ओपन ट्यूब का चाहिए, मतलब L2 चाहिए। L1 क्या दिया है, L1 10 दिया है, तो 10 टाइम्स ऑफ ρ2/ρ1 क्या हो जाएगा तेरा यार, 16 का 4 हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 बन जाएगा, 4 और 4 कैंसल्स आउट, L2 बन गया तेरा 20/9। बढ़िया, ठीक है, मार्क करो। चलो आगे, तो ये सवाल भी इजी में मान सकते हैं, बट हाँ अगर फॉर्मूला ढंग से याद नहीं था फिर
मॉडरेट बन सकता है सवाल। हाँ, और यहाँ पे गलती भी हो सकती है क्योंकि आपको अगर बी बल्क मॉडुलस बाई रो का फॉर्मूला नहीं याद है तो क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पे। फॉर्मूला बेस्ड सवाल था तो इजी मान के चलो क्योंकि एकदम फॉर्मूला बेस्ड ही है। 11th से सवाल आया है, वेव्स से पूछा गया है, इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ओए स्मॉल पॉइंट मास ऑफ दिस किसका है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? डिस्टेंस 2r दिया है। नहीं, अच्छा वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एक बार देख लो कंसिडर ऑफ क्या सवाल है। अब ग्रेविटेशनल का है तो मोस्टली सेम टाइप के सवाल होगा। तो जितना मुझे लग रहा है कि कैविटी का क्वेश्चन ही है। स्मॉल पॉइंट मास ऑफ m दिया है जो कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2r डिस्टेंस दूर। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन m ड्यू टू m दोनों का मास m है क्या यार? अच्छा, सॉलिड स्फीयर का भी m ही है, इसका भी मास m दिया है, इसका भी मास m दिया है। पूरे मास के लिए F1 डाल दिया तो F1 निकाल लेते पहले। F1 क्या हो जाएगा? gm²/2r², मतलब 4r² बन जाएगा। ठीक है। स्फेरिकल पार्ट ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड फ्रॉम बिग स्फीयर। तो ये r/3 हटा दिया गया है। पहले इसका तो मुझे मास निकालना होगा। तो इसका मास मैंने पहले ही बोल दिया, डेंसिटी वाला फंडा यूज़ कर लो। सॉलिड स्फीयर दिया मतलब वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर पूरे का मास m है तो m/4/3 पाई r³ ये हो जाएगा m-/4/3 पाई r³/27। तो यहाँ से ज़रा m' आ गया m/27, करेक्ट। अब मुझे F2 निकालना है तो F2 क्या हो जाएगा? जितना भी पूरा मास था ना, रिमेनिंग पार्ट का पूछा गया ना, तो gm²/4r² से बस माइनस करते क्या होगा? gm' यहाँ से कितना डिस्टेंस दूर है यार? ये हो गया तेरा r + r/3 विच इज़ 4r/3 दूर है। ठीक है, तो gm/16r²/9। तो ऊपर जाएगा 9, नीचे आएगा। अच्छा एक बार इसको भी कन्वर्ट कर दे यार m' को। तो gm²/4r² माइनस gm' को कन्वर्ट करो यार, वापस भूल गया मैं। 16r², ऊपर 9 जाएगा, m' क्या हो जाएगा? m/27। बढ़िया, 3 और 3 यहाँ पे कैंसिल आउट कर दे। यहाँ पे तेरा एलसीएम बन जाएगा कितने का? 48 का आई थिंक ना। 48 का एलसीएम बन गया, नीचे r² रह गया, ऊपर बन जाएगा 12 - 1 11 gm का होल स्क्वायर। यहाँ पे कैम रहेगा। ठीक है, तो एक रफ साइड मिल ही गया है। दिख रहा है कि 11 ऑप्शन में होगा तो बी या सी में से कोई आंसर है। एक बार F1/F2 कर दे। तो F1/F2 करेगा तो ऊपर 1/4 आएगा, gm/r² कैंसिल आउट, नीचे आएगा 11/48, तो ऊपर आ जाएगा 12/11। तो आंसर 12/11 है। चल आगे बढ़ते हैं। 11th का सवाल है, वापस से यहाँ पे ग्रेविटेशन से सवाल पूछा गया है यार। 2 सवाल थे ग्रेविटेशन से, वेटेज आया इस बार इसका। ठीक है, और मॉडरेट से सवाल मान लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो। है तो सवाल इजी ही, बट मॉडरेट मान के चल लेते हैं। ठीक है, 2 spherical black bodies of the radii 0.2 cm and 0.4 cm are at temperature this and this if the energy radiated by the small body is E। भाई रेडिएशन का सवाल है, स्टीफेंस लॉ का डायरेक्ट सवाल पूछ लिया गया है। तो इस बार E1 देख ले कितना होगा। E1 क्या हो जाएगा? सिग्मा E a में सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ r²। देख मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूँ यहाँ पे, पता है मुझे सिग्मा E4 पाई कांस्टेंट रहने वाला है, मुझे बस रेडियस से मतलब है। r1² टाइम्स ऑफ T1⁴ E2 हो गया तेरा सेम सम कांस्टेंट r2² T2⁴। मुझे बस पहले का दिया है E, तो मुझे E2 का चाहिए। तो r1/r2 हाफ हो गया, उसका होल स्क्वायर। T1/T2 भी हाफ हो गया, उसका भी होल⁴। तो ये आ जाएगा तेरा 1, ये 4 हो गया, ये हो जाएगा 16। तो E2 हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ E। तो कुछ कैलकुलेशन मुझे करना ही नहीं है, मैं सीधा रेशियो वाला फंडा यूज़ करके आगे बढ़ जाऊँगा। ठीक है, चमक गया ना। तो ये आ गया 11th का सवाल है, थर्मो से पूछा गया है और ये क्वेश्चन आया है इजी लेवल पे ही मानते इसको, आसान सा ही सवाल था। क्वेश्चन यार मुझे इजी ही लग रहा है, उतना टफ तो नहीं लग रहा, बट कुछ अच्छे बच्चों ने ये भी बोला कि क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट लेवल का था, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि हाँ कुछ क्वेश्चन होंगे यहाँ पे जो मिसिंग है, जो कि अच्छे लेवल का आए होंगे। ठीक है, पोटेंशियोमीटर वाला सवाल आई थिंक नहीं डाला है, ओ है लास्ट पेज पे। ठीक है, चलो क्या दिया क्वेश्चन पे? 2 स्टेटमेंट से YDAC का सर। ओह यार, मुझे एक बच्चे ने बोला था कि वो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया ही नहीं, बट जो दिख रहा है वो ऑप्टिक्स का क्वेश्चन।
वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन आया है, 12th से पूछा गया है। क्वेश्चन के लेवल देखते हैं एक बार। YDA से पूछा गया है। अगर इसको हमने कर दिया ऑप्टिकली डेंसर पे, ठीक है, देन एयर, तो कंजिक्यूटिव फ्रिंजेस कम क्लोजर, मतलब फ्रिंज विड्थ पूछा गया। क्या होता है फ्रिंज का फॉर्मूला? लैम्डा डी बाई डी। अब डी और डी तो सेम रहेगा। अगर मैंने चेंज कर लिया एयर का, एयर की जगह कुछ और डेंसर मीडियम ले लिया, डेंसर मीडियम मतलब वेलोसिटी कम हो जाएगा उसका। और हमें पता है वी इक्वल टू क्या होता है, एफ लैम्डा। अगर वी कम हुआ तो लैम्डा भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लैम्डा कम हुआ तो फ्रिंज विड्थ जो है वो भी कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फर्स्ट ये तो करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट रिड्यूसेस इन ऑप्टिकल डेंसर मीडियम, करेक्ट, वी कम हो रहा है। वाइल्स फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, एफ सही हो रहा है, तो लैम्डा कम होगा, बीटा कम होगा, हाँ सही है। ए और ट्रू दोनों ट्रू है, ए इज़ ट्रू, दोनों ट्रू का ऑप्शन बी है। मार्क करो, आगे बढ़ लो, ठीक है। स्टेटमेंट भी सवाल था, आसान सा ही सवाल था, कुछ ऐसा अनोखा सा नहीं था उसमें, इजी सवाल था। चलो आई थिंक ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। 16 ही क्वेश्चन मिल पाया हमें अब तक, और बाकी अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आगे अपडेट कर देंगे आपको यार। बट ये पोटेंशियोमीटर का सवाल तो है ही नहीं। जिससे मैंने बच्चों से पूछा था, मुझे बोला गया था कि पोटेंशियोमीटर का सवाल है, बट ये तो नॉर्मल सवाल दिख रहा है यार। मतलब पोटेंशियोमीटर में क्या बोला कि जॉकी दिया है जो मिडिल पॉइंट पे है, और 1 के मिडिल पे इस पे शायद वो आ रहा होगा, नल पॉइंट आ रहा होगा। बस करंट इन द सर्किट पूछा है, तो ये ऐसा बन जाएगा ना यार सर्किट। ये पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, ये 0.5 ओम या हाफ ओम मान लो इसको तुम। यहाँ पे रह गया हाफ ओम, यहाँ पे रह गया 0.9 वोल्ट, और यहाँ पे रह गया आई थिंक ये पता नहीं यार, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि ये कुछ पोटेंशियोमीटर का सवाल नहीं है, नल पॉइंट का कुछ फंडा नहीं है इसमें। अगर नल पॉइंट होगा तो यहाँ से करंट पास नहीं करेगा। जो मुझे क्वेश्चन पे दिया मैं वो फॉलो कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि मिडिल पॉइंट पे है, तो मतलब 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दो, तो ये हाफ ओम या 2 ओम रह गया। बट जितना मैंने सुना है कि ये प्रॉपर पोटेंशियोमीटर का सवाल था, तो शायद से जो क्वेश्चन बच्चों के थ्रू मिला है ये शायद थोड़ा सा गलत हो सकता है। बट ठीक है, हम मानते जो क्वेश्चन दिया गया है वही एक्चुअल क्वेश्चन है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन हुआ तो ये 2 और हाफ तो तेरा पैरेलल में हो गया। ये सिंपली तुझे क्या दिख रहा है, पैरेलल का फंडा है। तो ये आर इक्विवेलेंट पहले निकाल ले। आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल पे, इसका पैरेलल को होगा 2 टाइम्स ऑफ हाफ बाई 2 प्लस हाफ। ये फर्स्ट पार्ट का प्लस सीरीज़ में और एक हाफ डाल दे। ये नीचे ऊपर 1 रहेगा, नीचे क्या हो जाएगा तेरा 5/2 प्लस हाफ रहेगा, तो 2/5 प्लस हाफ बन जाएगा। यहाँ पे एलसीएम बना दे यहाँ पे 10, तो ऊपर रह जाएगा 2 4 प्लस 5 9 बन जाएगा। आर इक्विवेलेंट आ गया, तो करंट क्या हो जाएगा तेरा 0.9 बाई 9/10। बढ़िया यार, ये भी आसान सवाल ही था। तो बट आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा कुछ अलग होगा, क्योंकि मुझे एक अच्छे बच्चे ने ही बोला कि प्रॉपर पोटेंशियोमीटर का सवाल था। मैंने 2-3 बच्चों से पूछा था, उन लोगों ने भी सेम चीज़ ही बोला है, तो मुझे पोटेंशियोमीटर दिख नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 एम्पियर आंसर है, आई थिंक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। बट एक बार हम लिख ले यहाँ पे, तो ये 11th का सवाल था, सॉरी 12th का सवाल था, करंट से आया गया क्वेश्चन है ये, और आसान सा ही सवाल था अगर नॉर्मल कॉन्सेप्ट पे बस सिंपल रेजिस्टेंस का पूछा गया हो तो। एक बार देख लेते जितना क्वेश्चन हमें मिला है। तो 11th का अगर पोर्शन हम देख ले एक बार, मैं ये पूरा PDF वैसे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, तो आप देख सकते हो उसको, ठीक है। 12th का एक सवाल मिल गया, 2 मिल गया, 12th का और ये थोड़ा एम्बिगस सवाल है, 3 कम ही दिख रहा है यार, 4 सवाल 12 के दिख रहे हैं, बाकी 12 सवाल 11th के दिख रहे हैं। 5 सवाल, 11 सवाल 11th के दिख रहे हैं, और एक में उसमें थोड़ा सा एम्बिगस है। मतलब मुझे तो 11 डोमिनेंट दिख रहा है यार, पता नहीं, बट बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि 12 डोमिनेंट है इस पेपर पे, बहुत सारे बच्चों ने ये बोला है। तो ठीक है, अभी कुछ बोल नहीं सकते जब तक एक्चुअल पेपर ना आ जाए, कुछ कमेंट करना सही नहीं होगा। बट एक बार सुन लो कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जो कि अपेयर होने वाले हो अगले सेशंस के लिए, ठीक है। आप बहुत ध्यान से एक बार ग्रेविटेशन से पढ़ ही लेना है, और वहाँ से पढ़ना आपको पड़ेगा। ग्रेविटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से क्वेश्चंस आए जा रहे हैं बार बार, ठीक है। स्पेशली एक बार आप फ्लूइड देख लेना, ये मैं पर्सनली बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे। फ्लूइड का जो सरफेस टेंशन पार्ट है, जो इंस्ट्रूमेंट्स पार्ट है, ये सब एक बार आप देख लेना अच्छे से। बोर्स
तो आपको अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है फॉर श्योर, ठीक है। आई थिंक लॉजिक गेट का भी क्वेश्चन आया होगा, बट यहाँ पे शायद किसी ने डाला नहीं होगा। लॉजिक गेट का पार्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, एक बार देख लेना वो भी आप। ऑर्गन पाइप्स, मुझे लगता है आगे भी स्लॉट्स में या फिर शिफ्ट्स में ये सब क्वेश्चंस आएंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चंस आने वाले हैं ऑर्गन पाइप से, ठीक है। और अगर मैं ऊपर ऊपर से एक बार देख लूँ तो आई डोंट थिंक कुछ ऐसा हटके ऐसा कुछ आपको रिवाइज करने की ज़रूरत है। रे ऑप्टिक्स से भी सिंपल सवाल ही पूछा गया था। हाँ, पावर ऑफ लेंस आप देख सकते हो, अच्छा टॉपिक है, अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं उससे। बाकी जो बेसिक्स से सेम टाइप के सवाल है वो तो आपसे बन ही जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि मेजर पार्ट था, मुझे उसका क्वेश्चन नहीं दिखा, शायद क्वेश्चन आया होगा बट यहाँ पे नहीं दिया होगा, ठीक है। तो एक रफ सा आपको स्ट्रक्चर मिल गया होगा कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इस बार के क्वेश्चंस कैसे थे। तो मैं बताऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो कि पहले टाइप के क्वेश्चंस हुए थे, जैसा पीवाई के आपने प्रैक्टिस किया है, सेम टाइप के क्वेश्चन है, लेवल सेम ही था, कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं क्रिएट हुआ है। तो पीवाई को आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हो तो आप यू आर गुड टू गो, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा एग्जाम में, आपको दिखेंगे कि सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट देखे क्वेश्चन ही हैं। क्लास नोट्स अपने कर लिया, पीवाई क्यू आपने देख लिया, आपने अपने बुक्स सॉल्व कर लिए, मॉड्यूल कर लिए, तो उसके बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा मीन्स पे। क्वेश्चन सिंपल रहने वाला है, बस आप जिस जगह पे बैठ के एग्ज़ाम देते थे वो बस सेंटर चेंज हो गया, बाकी सब कुछ सेम होगा। आपका नॉलेज सेम रहेगा, आपकी कैपेबिलिटी सेम रहेगी, आपका स्पीड सेम रहेगा, बस एनवायरनमेंट अलग होगा, बाकी सब कुछ सेम है। तो पैनिक नहीं करना है, अगर जैसा आपने प्रिपेयर किया वही सेम चीज़ आप एग्ज़ाम के दिन कर रहे हो तो आइदर आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा या फिर सेम रहेगा, बट नीचे कभी नहीं जाएगा, ठीक है। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं शिफ्ट 2 का भी सवाल पेपर लेके आऊँगा, अगर वो पेपर्स बन गए होंगे, PDF रेडी होगा तो मैं वो भी पेपर आपसे डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। चलिए, गुड नाइट।